चलें, अब हमारे पास एक केस स्टडी है। दिस केस स्टडी इज नेम्ड बाय ओशनिया नेशनल एयरलाइंस। ठीक है, और तकरीबन ये 52 मार्क्स का क्वेश्चन है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके MSc 2 का जो क्वेश्चन 1 होता है उस कैटेगरी का ये सवाल है। थोड़ा सा मैं रिक्वायरमेंट्स को एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। रिक्वायरमेंट्स में हमें इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ऑफ ONA, यानी सॉर्ट ऑफ हमें SWOT एनालिसिस करना है यहाँ पे, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। SWOT हो गया, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया। फिर कहते हैं द CEO ऑफ ओशनिया नेशनल एयरलाइंस has already strongly rejected the repositioning of ONA as a no frill low cost budget airline। यानी यहाँ पे हम स्ट्रेटेजिक क्लॉक का डिस्कशन भी करेंगे। कहते हैं की फीचर्स बताएं नो फ्रिल्स के क्या होते हैं, ये एक जनरल क्वेश्चन है। फिर कहते हैं इवैल्यूएट व्हाई मूविंग टू अ नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रेटजी वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर ONA। ONA के लिए नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रेटजी इनअप्रोप्रिएट क्यों होगी, वो भी यहाँ पे बताना है। और पार्ट सी में कहते हैं आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट अदर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस ONA कुड कंसिडर। 10 नंबर में हमें बताना है वो कौन से दूसरे ऐसे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं जो ONA को यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, तो एक हमारे पास स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हो गया, एक हमारे पास परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, एक हमारे पास नो फ्रिल कॉस्ट स्ट्रैटेजी के फीचर्स हो गया, फिर उसके बाद कंपनी को क्यों मूव नहीं करना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट क्यों है, ये हो गया, और फिर अदर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हो गए। टोटल हमें यहाँ पे 5 रिक्वायरमेंट्स को टेकअप करना है। एग्जाम में हमेशा पहले रिक्वायरमेंट्स देख लिया करें, आपको समझ आ जाएगा सवाल में क्या या किस तरह का डेटा आपके सामने जो है वो आने वाला है। इससे आपका एक खाका जल्दी बनने लगेगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी। सही, तो ये 5 चीजें हमें यहाँ पे करनी है, और कुल मिला के हमारे जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो तकरीबन टोटलिटी में 52 मार्क्स हैं जो हमें यहाँ पे टेकअप करना है। अब आए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का टाइम दूंगा और फिर उसके बाद आपके साथ जो है उसको ड्राफ्ट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, The island of Oceania attracts thousands of tourists every year. They come to enjoy the beaches, the climate, and to explore the architecture and history of this ancient island. Oceania is also an important trading nation in the region, and it enjoys close economic links with neighboring countries. हमारे पास एक economic nation है ये, और neighboring countries के साथ काफी इसका close economic link है। ठीक है, Oceania has 4 main airports, and until 10 years ago had 2 airlines, one based in the west, Oceania Air, and one based in the east, Transport Oceania of the island. पहले दो थी. However, 10 years ago, these 2 airlines merged into one airline, Oceania National Airlines. एक airline हो गई. With the intention of exploiting the booming growth in business and leisure travel to and from Oceania. यहाँ पे देखो इसने 2 markets बताई हैं हमें, business और leisure travel. अगर मैं ट्रैवलिंग की मार्केट देखूं तो ये 2 तरह की होती है, एक बिजनेस ट्रैवल होता है और एक आपके टूरिस्ट होते हैं जिसको आप लेजर ट्रैवल कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, लेजर ट्रैवल कहते हैं। ONA serves 2 main sectors. The first sector is a network of routes to the major cities of neighboring countries. ONA management refer to this as the regional sector. ये 2 मेन सेक्टर्स को सर्व करता है। पहला सेक्टर इसमें से वो नेटवर्क ऑफ रूट्स है जो मेजर सिटीज तक जाता है, नेबरिंग कंट्रीज की। ONA management referred to this as the regional sector. The average first time in this sector is 1.5 hours, and most flights are timed to allow business people to arrive in time to attend a meeting and then return to their homes in the evening. 25 major cities are served in the regional sector with an on average 3 returns flight per day. There is also significant leisure travel with many families visiting relatives in the region. The second sector is what ONA management referred to as the international sector. अब देखो इस तरह मैं आपको ब्रेनस्टॉर्म करने का कह रहा था, आप सिंपल लिखें सेक्टर्स, एक है इनका रीजनल सेक्टर, ठीक है, और दूसरा रीजनल सेक्टर के साथ एक है इनका इंटरनेशनल सेक्टर। रीजनल सेक्टर के साथ फिर 2 कैटेगरीज हैं, एक बिजनेस और एक फैमिलीज जो अपने रिलेटिव से मिलने जाती हैं, और बिजनेस जो अपनी मीटिंग्स के लिए जाते हैं। कहां जाते हैं सर?
ये मिला के जाते हैं नेबरिंग कंट्रीज में। ये मिला के जाते हैं सारे नेबरिंग कंट्रीज में, ठीक है। इसके बाद कहते हैं दिस इज अ नेटवर्क ऑफ फ्लाइट्स टू कॉन्टिनेंटल कैपिटल्स। ये जो इंटरनेशनल है, ये नेटवर्क ऑफ फ्लाइट्स है टू कॉन्टिनेंटल कैपिटल्स। इसके बारे में उन्होंने कहा था 25 मेजर सिटीज यहाँ पे सर्व होती हैं, 3 रिटर्न फ्लाइट्स होती हैं पर डे, काफी सिग्निफिकेंट लेजर ट्रैवल होता है। और उसके बाद नीचे इंटरनेशनल के लिखा, ये कॉन्टिनेंटल कैपिटल्स तक लेके जाती हैं। The average flight time in this sector is 4 hours. 4 घंटे की फ्लाइट होती है। These flights attract both business and leisure travelers. यानी यहाँ पे भी बिजनेस भी आता है और आपके लेजर ट्रैवलर्स भी आते हैं। ये छोटा सा मैंने कंपनी का एक खाका बना लिया, अब पूरा बैकग्राउंड मेरे जहन में बैठ सकता है। The average flight time in this sector is 4 hours. These flights attract both business and leisure. The leisure travelers are primarily holiday makers from the continent. 20 cities are served in this sector with on average 1 return flight per day to each city. ये तकरीबन यहाँ पे 20 सिटीज को केटर करता है, ठीक है। 20 सिटीज को यहाँ पे ये केटर करता है। Image, service and employment. ONA is the airline of choice for most of the citizens of Oceania. A recent survey suggested that 90% of the people prefer to travel ONA for regional flights and 70% prefer to travel with ONA for international flights. Feedback तो बहुत अच्छा है भाई। 90% लोग रीजनल फ्लाइट्स के लिए और 70% लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इनको प्रेफर करते हैं। 85% of the respondents were proud of their airline and felt that it projected a positive image of the country. The company also has an excellent safety record with no fatal accident recorded since the merging of the airlines 10 years ago. अब देखो नीचे हमने रिक्वायरमेंट में देखा था कि हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बतानी है, तो एक स्ट्रेंथ हो गई भाई, बहुत सारे लोग इनको प्रेफर करते हैं। एक ये पहली स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पर हो गई। दूसरी स्ट्रेंथ हो गई कि कंपनी का कोई ऐसा फैटल एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, दूसरी हो गई। जबरदस्त। Since the merging of the airline 10 years ago, the customer service has also been recognized by the airline industry itself. In 2005, it was voted regional airline of the year by International Passenger Group. इनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। नंबर 3, तीसरी स्ट्रेंथ हो गई। तीसरी स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें मिल गई, इन्हें अवार्ड मिला। And IPG awarded the ONA catering department the prestigious Golden Bowl as provider of the best airline food in the world. चौथी, सिर्फ कस्टमर सर्विस ही अच्छी नहीं है, इनका खाना भी बहुत अच्छा है। चौथी स्ट्रेंथ हो गई यहाँ पे। The courtesy and motivation of its employees, mainly oceanic residents, is recognized throughout the region. 95% of ONA employees belong to recognized trade unions. ONA is perceived as an excellent employer. इनके employee motivated हैं सर बहुत। Excellent employee. It pays above industry average, offers excellent benefits, and has a generous non-contributory pension scheme as well. In 2014, ONA employed 5400 people, rising to 5600 in 2015 and 5800 in 2016. यानी यहाँ पे ये वाली चीज भी काफी अच्छी है कि एम्प्लॉइज को अच्छा पे करते हैं। लेकिन एक चीज देखना गौर से, एक जुमले पे गौर करना, द कर्टसी एंड मोटिवेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इज रिकग्नाइज्ड थ्रू आउट द रीजन। बहुत ज्यादा कर्टसी और मोटिवेशन है, ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई। आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, ये आपकी पांचवी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन 95% of ONA employees belong to recognized trade unions. इससे क्या समझ में आता है आपको? हाँ जी, कोई बता सकता है इससे क्या समझ में आता है? What do we understand by unionized? ट्रेड यूनियन के साथ एम्प्लॉइज मिले हुए हैं। So they can exploit and बोलो yeah. बोलो बोलो। सर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको और बाद में तोड़ सकते हैं। Exactly, they are part of employee unions. ये एम्प्लॉय यूनियंस का पार्ट है। अब एम्प्लॉय यूनियंस में मसला ये होता है कि आप कोई भी चेंज करो तो कंपनी और यूनियन के बीच में क्लैश आ जाता है। इनमें रेजिस्टेंस बहुत कम, जो एक्सेप्टेंस है चीजों की वो बहुत कम हो जाती है। यानी कोई भी चेंज आएगा, ये चेंज को ये रेजिस्ट कर सकते हैं, और रेजिस्ट करने के बाद इनकी जो यूनियन बनी हुई है, ये यूनियन पूरी की पूरी स्ट्राइक पर जा सकती है। ये यूनियन पूरी की पूरी स्ट्राइक पर जा सकती है।
तो आप कह सकते हैं कि सर ये आपकी, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये आपकी वीकनेस नंबर 1 बन जाएगी। कल को कुछ भी आपको चेंज करना होगा, आप नहीं चेंज कर सकते। ये आपकी वीकनेस नंबर 1 बन गई। इस कलर से हम वीकनेस को मार्क कर लेते हैं। 5 स्ट्रेंथ्स हमें पढ़ते पढ़ते ही मिल गई। कौन कहता है देखो क्वेश्चन मुश्किल है? 52 नंबर का क्वेश्चन मैंने तुम्हारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा हुआ है। आराम से चीज पढ़ के जो है वो समझ में आ रही है। अगर हम सही से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें और हमें पता होगा स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती क्या है। अगर हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो फिर हम नहीं कर पाएंगे कभी भी। फिर उसके बाद है फ्लीट। Fleet details are given in table 1. 19 of the Boeing 737s were originally in the fleet of Ocean Air. Boeing 737 are primarily used in the international sector. 23 of the Airbus were originally part of the Transport Oceania fleet. Airbuses are primarily used in the regional sector, and ONA also used 3 Embraer RJ145 jets in the regional sector. ये उन्होंने अपनी प्लेन्स की डिटेल हमें बताई हुई है। कैपेसिटी भी काफी मुनासिब है और 1991, 88, 1999 एवरेज एज 12-13 साल, 6.5 साल। यूटिलाइजेशन भी अच्छी है, बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं है कि कोई 50-60 साल पुराना प्लेन हो, और यूटिलाइजेशन भी नॉर्मल नजर आ रही है। 24-24 घंटे भी यूटिलाइज नहीं होते। परफॉर्मेंस सिंस 2014 ONA has begun to experience significant competition from no frills low cost budget airline. सर नो फ्रिल्स का हमने मतलब क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजिक क्लॉक में जब हम रिवाइज कर रहे थे? सर हमने नो फ्रिल्स का मतलब सीखा था बेसिक बेनिफिट्स, वेरी बेसिक एंड बेसिक प्राइसिंग। बहुत ही बेसिक प्राइसिंग और बहुत ही बेसिक बेनिफिट्स, ये दो चीजें हमने यहाँ पे जो है वो देखी थी। सही। ONA has begun to experience significant competition from no-frills, low-cost budget airline, particularly in the international sector. Established continental operators now each offer on average 3 low-fare flights to Oceania every day. No-frills, low-cost budget airlines are also having some impact on the regional sector. A number of very small airlines, some with only 1 aircraft, have been established with some regional capitals, and a few of these are offering low-cost flights to Oceania. बहुत सारे कंपेटिटर्स मार्केट में आ गए हैं। सिंपल इस पैराग्राफ का मतलब है बहुत कंपेटिटर्स आ गए। A recent survey for ONA showed that its average international fare was double of that of its low cost competitors. Some of the key operational statistics are summarized in table 2. अगर आप यहाँ पे देखो तो कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू में हमारे पास रीजनल, पैसेंजर और इंटरनेशनल दिया हुआ है। रीजनल और इंटरनेशनल पैसेंजर कार्गो में बाइफिकेट हुआ हुआ है। यहाँ पे ये पैसेंजर है, कार्गो है। लोड फैक्टर हमारे पास स्टैंडर्ड क्लास का, बिजनेस क्लास का दिया हुआ है। अच्छा जी, एवरेज एनुअल पायलट सैलरी, ये मेरे लो कॉस्ट कंपेटिटर्स हैं देखना, और ये मेरी यहाँ पे एवरेज सैलरी है। मैं पायलट को इधर 1 लाख दे रहा हूँ, 1,06,000, इधर दे रहा हूँ 1,12,000, यहाँ पायलट को दिया जा रहा है 96,500। अब पायलट ऐसी कौन सी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ले आता है भाई? कौन सा वो जहाज में कोई वन व्हीली जो है वो कर लेता है, या कोई जबरदस्त किस्म का करतब आसमान में दिखा देता है कि आप इतने ज्यादा पैसे दे रहे हैं? यू आर पेइंग 10% अबव द मार्केट। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से आपको सेलिंग प्राइस ऊपर रखनी पड़ रही है क्योंकि आपकी कॉस्ट ऊपर है, और जब कॉस्ट ऊपर है तो आपका बिजनेस सारा कहां जा रहा है? यू आर लूजिंग इट टू द कंपटीशन। आप सारा ये अपने कंपटीशन को लूज कर रहे हैं, अपना बिजनेस, सारा बिजनेस आपका कंपटीशन को जा रहा है। ठीक है, ये आपकी बनी वीकनेस नंबर 2। और अगर आप कोई चेंज लेके आएंगे तो वो यूनियन के सामने खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे जी कंपनी ने ऐसा किया, स्ट्राइक कर दो, हमें नहीं काम करना कंपनी के अंदर। ये एक मसला सेकंड यहाँ पे नजर आया। फिर आगे देखते हैं। हाँ देखो, ये बात बिल्कुल सही है। आई वाज वेटिंग फॉर दिस रिस्पांस। इरफान ने कहा सर आप इसको वीकनेस तो कह रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से मेरा एम्प्लॉय मोटिवेटेड भी तो है। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, ये 100% गिवन बात है। लेकिन आप एक चीज नोट करें, एक चीज क्या नोट करें, आप ये देखें कि जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, द काइंड ऑफ मार्केट यू आर ऑपरेटिंग इन, इस मार्केट के अंदर आपके पास लेजर ट्रैवल करने वाला आदमी है, बिजनेस ट्रैवल करने वाला आदमी है। लेजर ट्रैवल करने वाला आदमी अमूमन वो होता है जो टूरिस्ट होता है,
और टूरिस्ट हमेशा अपनी कॉस्ट बचाना चाहता है, हमेशा वो अपनी बजट ट्रैवलिंग करना चाहता है, इसका बजट कम होता है, वो चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा जगहें घूम लूं। और जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं ये होती हैं फ्रीक्वेंट, ये भी फ्रीक्वेंट होती हैं। तो एक छोटा सा बिजनेस क्लास हर प्लेन में होता है, अगर कोई बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी है उसको बिजनेस क्लास में बिठा दो, लेकिन अगर आपके नॉर्मल एम्प्लॉइज हैं तो आप भी चाहेंगे कि आपकी कॉस्ट यहाँ पे कम हो, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हो रही है। तो जो डिफरेंशिएटर आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्चुअली कस्टमर वैल्यू ही नहीं कर रहा। जो यहाँ पे आपने अपना डिफरेंशिएटर प्रोवाइड किया हुआ है जो कि है कस्टमर सर्विस, ये आपका कस्टमर वैल्यू ही नहीं कर रहा। कह रहा भाई हमें जरूरत नहीं है इसकी, हमें पैसे कम चाहिए। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपको यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, लाहौर जाना है घूमने के लिए, आप सस्ती फ्लाइट चूज करोगे यार। एवरीवन वुड बी लाइक मैं 20 दिन के टूर पे जा रहा हूँ, मैं वहां पे ज्यादा पैसे खर्च करूँ, मैं फ्लाइट को इतने पैसे क्यों दूं, फ्लाइट में इतना पैसा क्यों खर्च करूं, क्यों बैठना है, 1-1.5 घंटा तो बैठना है, और कितना बैठना है, 1-1.5 घंटा बैठना है, ज्यादा तो नहीं बैठना आपको। और यहाँ पे जो है वो आपकी एवरेज जो डोमेस्टिक फ्लाइट है वो है ही 1.5 से 2 घंटे की, और जो इंटरनेशनल है वो 4 घंटे की है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था। अब 4 घंटे बैठने के लिए आदमी कितना पैसा खर्च कर लेगा, ये 1.5 घंटे बैठने के लिए आदमी कितना पैसा खर्च कर लेगा। ये देखें 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे की आपकी एवरेज फ्लाइट है, 1.5 घंटे की फ्लाइट में कोई कितने पैसे खर्च कर लेगा। तो जो आप डिफरेंशिएटर दे रहे हैं ना कस्टमर को, कस्टमर सर्विस, वही आपकी वीकनेस बन रही है, और आपको उसकी वजह से बिजनेस नहीं मिल रहा, कंपेटिटर्स को मिल रहा है बिजनेस। फिर आगे देखें और डेटा को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे देखें ऑनलाइन सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, कमीशन सेल्स, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। ऑनलाइन सेल्स, डायरेक्ट सेल्स और कमीशन सेल्स। हमारा 50% कमीशन से आ रहा है, कंपेटिटर का 84% ऑनलाइन से आ रहा है। ये देखें 84% कंपेटिटर का ऑनलाइन से आ रहा है, और हमारा 50% कमीशन से। कमीशन का मतलब क्या है सर, कमीशन इज एन एक्सपेंस, मेरा सारा पैसा कमीशन में फंसा हुआ है, कमीशन इज एन एक्सपेंस, इससे मेरी कॉस्ट और बढ़ जाती है, मैं सेलिंग प्राइस फिर चार्ज करता हूं। कंपेरेटर का देखो कमीशन से कितना सेल्स आ रही है, सिर्फ 4% आ रही है, कंपेरेटर सिर्फ 4% आ रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4% की सेल आ रही है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये बन गई आपकी वीकनेस नंबर 3, कि आपकी ऑनलाइन पे प्रेजेंस नहीं है और आपका कमीशन का एक्सपेंस बहुत जा रहा है। ये तीसरी वीकनेस बन गई आपकी, कि आप सही से अपना सारी चीज कर ही नहीं पा रहे। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेल्स इनकी भी 12 है, हमारी 10 है, तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है ना, कि ऑनलाइन सेल्स हमारी इतनी अच्छी नहीं आ रही है, 50% कमीशन से आ रही है, 35% आ रही है, दोनों ही ज्यादा है। दूसरी जगह पे जो है वो 4% है, यहाँ पे 4%। हम बहुत सारा पैसा कमीशन में जो है वो यहाँ पे लगा रहे हैं। एनोटेशन नहीं करें प्लीज, क्लास चल रही है, आपको एनोटेशन में क्या चेक करना है अभी, जो चीजें तकलीफ दे रही हैं उन्हें निकलवा दो। बहरहाल ONA have made a number of operational changes in the last few years. Their website, for example, now allows passengers to book over the internet and to either have their tickets posted to them or to pick them up the airport prior to traveling. Special promotional fares are also available for customers who book online. However, the website does not currently allow passengers to check in online. ये भी एक फीचर है, कंपेरेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो फैसिलिटी प्रोवाइड बाय सम कंपेरेटर्स, हम नहीं कर रहे, तो ये हमारी वीकनेस नंबर 4 हो गई, ये हमारी वीकनेस नंबर 4 हो गई, हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, बाकी लोग जो है वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कंपेरेटर्स दे पा रहे हैं। वीकनेस नंबर 4। फिर कहते हैं फर्दर मोर, और ऑनलाइन पे हमारी प्रेजेंस भी खैर बहुत ज्यादा नहीं है, रिसेंटली डेवलप हुई है, ऊपर नंबर छोटा है ऑनलाइन का। Furthermore, is able to shows a large percentage of sales are still commission sales made through travel agents. Direct sales are those sales made over the telephone or the airport itself. By the way, ये ना प्रिंटिंग भी इनको करने की जरूरत नहीं है टिकट्स को, ये जो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि हम पोस्ट करते हैं इनको या वो पिक करते हैं एयरपोर्ट पे, आपको प्रिंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये आपका प्रिंटिंग एक्सपेंस है, फजूल का प्रिंटिंग एक्सपेंस है। आपको क्या जरूरत है प्रिंट करने की, आप उन्हें PDF कॉपी दे दें, अगर उनको जरूरत है वो खुद प्रिंट करेंगे, प्रिंटिंग का खर्चा उन पे डाल दें। क्यों आप प्रिंट जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं, इसकी आराम से सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है। Furthermore, is able to shows a large percent, ठीक है ये हो गया।
Most leisure travelers pay standard or economy fares and travel in the standard class section. यानी इन्हें ज्यादा पैसे देने ही नहीं है. Although many business travelers also travel in the standard class, some of them choose to travel business class. बहुत ही थोड़े लोग हैं जो इस फीचर को आपकी वैल्यू करते हैं कि आपका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, आपका खाना बहुत अच्छा है. 1.5 घंटा है, मैं भूखा रह लूंगा भाई, नीचे उतर के खा लूंगा. मुझे फ्लाइट में खाने की क्या जरूरत है? फ्लाइट 16 घंटे की थोड़ी है. In the last 3 years, the financial performance of ONA has not matched its operational success. The main financial indicators have been extracted and are presented. When worldwide passenger air travel revenue increased by 12%, हमारा revenue सिर्फ और सिर्फ 4% से 4.5% से इंक्रीज हुआ है. दुनिया में कार्गो रेवेन्यू जो है वो 15% से तकरीबन इंक्रीज हुआ, हमारा 10% से इंक्रीज हुआ. तो परसेंटेजेस हमारी बहुत पीछे हैं. अगर आप देखो नॉन करेंट एसेट्स तो इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया. दूसरे नॉन करेंट एसेट्स में भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया. इन्वेंट्री में भी नहीं आया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे उतने ही हैं, करीब करीब उतने ही हैं. हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स देखें, दे आर नॉट डिक्रीजिंग. ट्रेड रिसीवेबल्स में डिक्रीज नहीं आ रहा. तो यहाँ पे एक और वीकनेस हमें मिली, वीकनेस नंबर 5, कि हमारी कैश कलेक्शन पुअर है. एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे पैसे पहले पे होते हैं, टिकट बाद में मिलता है. क्यों सर? कमीशन की वजह से. कितना पैसा हमारा रिसीवेबल में देखो पाइल अप हुआ है, 69, 71, 68. ये होता तो काम आता, ये कमीशन की वजह से पाइल अप हुआ है. ठीक है. फिर हमारे इंटरेस्ट बेरिंग लोन्स हैं, हम पे ही नहीं कर पा रहे. ये देखो, कोई पेमेंट खास नहीं हो पा रही इनके अंदर. फिर आ जाओ आप रेवेन्यू के ऊपर. रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं, कार्गो में कोई खास ग्रोथ नहीं, अदर रेवेन्यू भी मोर और लेस फ्लैट है. 810, 835, 850, ये 800 से 825 के बीच में ही हम घूम रहे हैं. एवरेज हमारी यही निकल रही है. कॉस्ट ऑफ सेल्स देखो तो वो भी बराबर है. ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल हमने अच्छा किया है, कॉस्ट कंट्रोल्ड है. ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है. ग्रोस प्रॉफिट भी हम हेल्दी मेंटेन कर पा रहे हैं. वेजेस हमारी मार्केट से ज्यादा है, लेकिन वेजेस देखो इंक्रीज कर रही हैं. तो वेजेस इंक्रीज होने की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है. इंक्रीज इन वेजेस, इसकी वजह से हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है. रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है. ये सिंपल फाइनेंशियल एनालिसिस है. नंबर्स मेरे सामने, मैं नंबर्स से स्टोरी ड्रॉ कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल स्टोरी ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है. The management team of ONA are keen to develop a strategy to address the airline's financial and operational weakness. One suggestion has been to reposition the brand itself as a no frills or low cost budget airline. However, this has been angrily dismissed by the CEO. CEO ने बोला भाई ये समझ में ही नहीं आ रही बात. फैजान कहते हैं सर अगर कॉस्ट कंट्रोल्ड है तो कमीशन को वीकनेस कैसे कमेंट करेंगे? नहीं, कॉस्ट कम हो सकती थी भाई. कंट्रोल से मुराद आपने इंक्रीज नहीं होनी थी, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी थी, लेकिन कम हो सकती थी ना. अगर आप कमीशन से ऑनलाइन भी शिफ्ट कर जाते, आपका सारा ऑनलाइन बुकिंग का मामला होता, तो आपकी कॉस्ट और कम हो जाती. तो वो अलग वीकनेस है, ये अलग बात है. समझ आ रही है बात? अच्छा जी, सीईओ ने इसको जो है वो बड़ा एंग्रीली यहाँ पे जो है वो खत्म कर दिया है, डिसमिस कर दिया है. हरीम कहते हैं सर कैन यू एक्सप्लेन हाउ कमीशन इफेक्ट्स रिसीवेबल? देखो जो कमीशन सेल्स होती है ना, उसमें पैसे लेट आते हैं. वो आपका एजेंट होता है, वो आपके बिहाफ पे टिकट बुक करता है, वो आपके बिहाफ पे कस्टमर से पैसे ले लेता है, फिर उसकी क्लियरेंस बाद में होती है. मिसाल के तौर पे मैं अपनी कैश रिकवरी के लिए किसी को भेजूं, जब वो आएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे. जब तक वो यूज कर रहा है. ये मतलब है इसका. वो एजेंट है ना मेरा, आई एम दी प्रिंसिपल, ही इज माई एजेंट. मेरे बिहाफ पे वो सेल्स कर रहा था, वो पैसे ले लेता है कस्टमर से, मुझे देर से पैसे मिलते हैं वो. वरना इस बिजनेस में तो रिसीवेबल होना ही नहीं चाहिए. टिकट तो पहले बुक होता है, बाद में पैसे आते हैं आपके पास. सॉरी, टिकट पैसे पहले आते हैं, टिकट बाद में बुक होता है आपके पास. ठीक है. अच्छा, सीईओ ने इसको रिजेक्ट कर दिया. उसने बोला however this has been angrily dismissed by the CEO as likely to lead to an unnecessary and bloody revolution. ये जरा गौर करना इस वर्ड पे, इसने इसको unnecessary बोला है. तुम्हारे आंसर की जान सारी इसमें होगी कि ये unnecessary क्यों बोल रहा है इसको, और ये खूनी इनकलाब क्यों कह रहा है इसको. That could cause the death of the airline itself. या आपने सोचना है कि इसने क्यों बोला है. ये देखो छोटे छोटे वर्ड्स में आपका पूरा मैसेज यहाँ पे जो है वो छुपा हुआ होता है, पूरा मैसेज छुपा हुआ होता है. तो आपने ये वाली चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर लिया.
अब हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस लिखनी है, काफी सारी हम हाईलाइट कर चुके हैं। परफॉर्मेंस में अगर कोई रेशियोज वगैरह कैलकुलेट हो सकते हैं वो करने हैं। फिर हमने बताना है लो नो फ्रिल्स लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी क्या होती है, और हमें इवैल्यूएट करना है कि इनअप्रोप्रिएट क्यों होगा। हाँ जी, कोई है जहन में बात है क्यों है इनअप्रोप्रिएट, या हमें नो फ्रिल्स पे मूव कर जाना चाहिए? इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, एमिरेट्स है। एमिरेट्स एक प्रीमियम एयरलाइन है, लेकिन एमिरेट्स के नीचे एक और एयरलाइन है, फ्लाई दुबई। फ्लाई दुबई इज वेरी बजट एयरलाइन, बहुत ज्यादा बजट है वो। मतलब बिल्कुल बेसिक फैसिलिटी सब कुछ आपको फ्लाइट पे खरीदना पड़ता है, और मुनासिब सी, बहुत मुनासिब सी सर्विस है। कभी कभी थोड़ा डिले भी हो जाता है, ले ओवर भी लंबे लंबे होते हैं, लेकिन सस्ती है बहुत एयरलाइन वो, बहुत सस्ती है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिनके नीचे उनकी लो कॉस्ट एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हैं। अब बताइए सीईओ के मशवरे के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सीईओ जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है? हाँ जी, आपको वाकई लगता है कि आप नो फ्रिल पे डालेंगे तो ये शहीद हो जाएगी एयरलाइन? साहिल कहते हैं सर मार्केट सेगमेंटेशन टारगेटिंग हाई एंड इंडिविजुअल्स, शहीद कैसे होगी वो बताओ ना। सर कि इंटरनेशनल एग्जैक्टली जो है वो सेक्टर्स हैं, तो वो उसकी वजह से अगर लो कॉस्ट होगी तो फिर इनके जो इंटरनेशनल सेक्टर्स हैं वो काफी सफर करेंगे। नहीं, इंटरनेशनल वाले भी चाह रहे हैं कि भाई हमें कम प्राइस में मिले। कह तो रहे हैं कि इंटरनेशनल में टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट तो हमेशा चाहते हैं सस्ती एयरलाइन मिले। 4 घंटे के लिए ट्रैवल करना है मियाँ, एवरेज टाइम 4 घंटे है। 4 घंटे के लिए कौन सा टूरिस्ट आपको इतने ज्यादा पैसे देगा? एग्जैक्टली राव का आंसर सही है सर, ब्रांड इमेज आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और हरीम का भी आंसर सही है कि सर यूनियन की वेजेस का मसला आ जाएगा। यूनियन जो है वो मसला खड़ा कर देगी, स्ट्राइक कर देगी आपके लिए। अच्छा, ये अननेसेसरी क्यों कह रहा है इसको? किसी का दिमाग इस पे जाता है अननेसेसरी क्यों कह रहा है? जरा पीएनएल को देखो और इवैल्यूएट करो, ये अननेसेसरी क्यों कह रहा है? व्हाई डज ही थिंक इट्स अननेसेसरी ओवर हियर? स्ट्रेंथ इज कस्टमर सर्विस एंड गुड फूड, ऑल विल बी एट स्टेक। ये भी बिल्कुल सही बात है रीमा। अननेसेसरी क्यों कह रहा है वो उसको? मार्जिन इज गुड, स्टेबल प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही बात है भाई। वो अननेसेसरी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि यार स्काई इज नॉट फॉलन। ऐसा थोड़ी हुआ है कि सारी जिंदगी आपकी जो है वो खत्म ही हो गई है और सब मसले मसाइल आ गए हैं। आप प्रॉफिट तो कमा रहे हैं ना, ठीक है, ग्रोथ नहीं आ रही, कंपटीशन आपका बिजनेस लेके जा रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर तो है ना। ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल ही आपकी कंपनी बंद हो गई है और आप लिक्विडेशन के ऊपर आ गए हैं। बिल्कुल ही लिक्विडेशन के ऊपर थोड़ी आ गए हैं, आपका काम तो चल रहा है, आपके लॉयल कस्टमर्स तो हैं, रिपीट कस्टमर्स तो हैं, आप ऑलरेडी रेवेन्यू तो कमा रहे हैं। ठीक है, आपको 2-3 चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? आपको वेबसाइट बेहतर करनी है, आपको ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट करना है, कमीशन सिस्टम को खत्म करना है, ठीक है, ये करना है आपको। लेकिन कंपनी बंद कर दो, या कंपनी को पूरा रीब्रांड कर दो, या यूनियन वालों को स्ट्राइक पे भेज दो, लॉयल कस्टमर्स को खराब कर दो, आप प्राइसेस कम करोगे, लोगों को लगेगा जी सेफ्टी का मसला आ जाएगा, पुराने जहाज आ गए, कस्टमर सर्विस बुरी होगी, परसेप्शन पूरा ब्रांड का खराब हो जाएगा। जैसे एमिरेट्स ने किया, उसने नीचे लो बजट एयरलाइन शुरू की बजाय इसके कि एमिरेट्स को रीब्रांड कर दे। एमिरेट्स को उसने रीब्रांड नहीं किया। आज एमिरेट्स की हो सकता है नंबर ऑफ पैसेंजर्स कम है और नीचे फ्लाई दुबई के ज्यादा हैं, लेकिन दोनों मिला के तो अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं ना, तो आप दोनों को मिला के शुरू कर लें, ठीक है। अच्छा, पार्ट सी क्या समझ आता है? क्या दूसरे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस हैं इनके पास, क्या कर सकते हैं ये लोग? एनीवन? पार्ट सी में क्या समझ आता है? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल जो इनके मसले हैं उसके लिए इनको नीचे क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस कौन से हैं इनके पास? सर फाइनेंशियल मसले के लिए तो इनको नीचे लो बजट एयरलाइन स्टार्ट करनी चाहिए जो इन्हीं की एफिलिएटेड कंपनी हो। ऑपरेशनल मसाइल के लिए इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का सिस्टम लाना चाहिए कि इनके एम्प्लॉइज नॉन यूनियनाइज्ड हो, आहिस्ता आहिस्ता।
नए एम्प्लॉयज ऐसे हायर करें जो किसी यूनियन का पार्ट ना हो या यूनियन वाली चीज पे कोई पॉलिसी लेकर आए, ऐसी पॉलिसी इस तरह की कोई चीज लेकर आए कि थोड़ा सा सिस्टम कंट्रोल में आए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरीज को वक्त के साथ ओवर द पीरियड थोड़ा आप रैशनलाइज करें, बहुत ज्यादा मार्केट से ऊपर ना हो। लो बजट एयरलाइन आप स्टार्ट कर लें, इंसेंटिवाइज कर दें यूनियन छोड़ने के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और ऑनलाइन वाला मसला आप हल करें, कमीशन वाला मसला आप हल करें, कमीशन सेल्स के ऊपर ज्यादा ना आ रहे हैं, ऑनलाइन वाला मसला आपका जो है वो हल होना चाहिए। ऑनलाइन वेबसाइट आपकी एंड टू एंड चीजों के लिए ठीक होनी चाहिए। प्रिंटिंग वगैरह करके, टिकट्स प्रिंट करके उनको देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको प्रिंट करना है वो खुद प्रिंट कर ले, जरूरत होगी प्रिंट कर लेगा, नहीं जरूरत होगी तो वो ऑनलाइन में भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि उसको प्रिंट करना जो है वो लाजिम और मलजूम हो, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक 4-5 ऑप्शन हैं जो यहाँ पे टेकअप किए जा सकते हैं, सही है। तो मैंने एक जनरल डिस्कशन किया है, अब आप इसको ड्राफ्ट करें, फिर मैं आपके साथ थोड़ी देर बाद इसकी ड्राफ्टिंग 5-10 मिनट बाद शुरू करता हूँ। इसकी ड्राफ्टिंग करें, कोशिश करें कि जो है वो आ, इसके रेशियोज जो पॉसिबल है वो कैलकुलेट हो सकते हैं। आई एम गिविंग यू 10 to 12 मिनट्स, इसकी ड्राफ्टिंग करें, फिर मैं आपके साथ इसको स्टार्ट करता हूँ। जी, अब हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है स्ट्रेंथ्स की। तो देखिए स्ट्रेंथ्स के अंदर मोटे मोटे आपके पास कौन कौन से पॉइंट होते हैं। सर इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, ठीक है। मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं, मोटिवेटेड एंड जेनरस एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। नो एक्सीडेंट रिकॉर्ड, एक्सीडेंट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। पीपल प्रेफर, जो हमारे पास 90% और 70% वाले दो उन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए हुए थे, लोग हमें जो है उसके ऊपर प्रेफर भी करते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम कस्टमर सर्विस हमारी बहुत अच्छी है, एम्प्लॉइज हमारे मोटिवेटेड हैं, कोई एक्सीडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, पीपल प्रेफर द एयरलाइन एज वेल, और बेस्ट फूड की भी यहाँ पे कैटेगरी का हमें एक अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, हमें अवार्ड मिला हुआ है। ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। अगर हम वीकनेसेस की बात करें, तो वीकनेसेस के अंदर आप कौन से बुलेट पॉइंट्स, अब देखिए ये 5 पॉइंट्स हो गए ना, दो दो लाइन के आप 5 बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में इस तरह से लिखेंगे। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं तो सर वीकनेसेस में क्या क्या आता है। एक तो मेरे यूनियनाइज्ड एम्प्लॉइज हैं, मेरी ऑनलाइन की फेयरली न्यू प्रेजेंस है, अभी मेरा ऑनलाइन इतना स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ऑनलाइन इतना मेरा बेहतर नहीं है, ऑनलाइन की प्रेजेंस मेरी रिलेटिवली क्या है, कम है, ठीक है। ऑनलाइन की प्रेजेंस यहाँ पे आपकी कम है काफी। इसके अलावा आपकी जो सेल्स हैं उसका मेजर पोर्शन, मेजॉरिटी कमीशन बेस्ड है, मेजॉरिटी आपके पास जो है वो कमीशन बेस्ड है, ठीक है। और इस सारी चीज की वजह से आपकी कॉस्ट हाई होने की वजह से, क्योंकि आप अबव सैलरी, अबव मार्केट जो है वो सैलरीज पे कर रहे हैं, कॉस्ट हाई होने की वजह से आपकी सेलिंग प्राइस हाई है, और सेलिंग प्राइस हाई होने की वजह से आपकी नो ग्रोथ है इन द रेवेन्यू। यू आर लूजिंग योर सेल्स ऑन द हैंड्स ऑफ योर कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स के हाथों में आप अपनी सेल्स को जो है वो यहाँ पे काफी हद तक लूज कर रहे हैं, काफी हद तक लूज कर रहे हैं, सही। सो ट्रेड यूनियंस बनी हुई है वेबसाइट के ऊपर, हाँ आप ऑनलाइन चेक इन नहीं कर सकते वेबसाइट पे, ऑनलाइन चेक इन नहीं कर सकते आप वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन चेक इन जो है वो यहाँ पे नहीं किया जाता, ठीक है जी। लॉन्ग फ्लीट ऑफ एयरलाइंस एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस यहाँ पे जो है वो बन गई। तो पहला वाला पार्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट का वो ये, एग्जाम में अगर आप होते हैं तो एग्जाम में इस तरह के सवाल के ऊपर आपने सिंपल क्या करना है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं आपकी, 10 नंबर के लिए आपने 10 पॉइंट लिख दिए। अब वो कहते हैं भाई हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर, तो भाई परफॉर्मेंस के ऊपर आपका इम्पैक्ट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस। अगर मैं इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस की बात करूं
तो इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस में क्या चीज होती है सर? इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस में एक चीज तो ये है कि देयर इज नो ग्रोथ इन द रेवेन्यू, बहुत ही नेग्लिजिबल ग्रोथ है मेरी रेवेन्यू में, और कॉस्ट हाई होने की वजह से माय नेट प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, नेट प्रॉफिट्स आर डिक्रीजिंग, बहुत ज्यादा मेरे नेट प्रॉफिट्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं। कमीशन चूंकि एजेंट्स के थ्रू होता है तो एजेंट्स का सारा रिसीवेबल मेरा पाइल अप होता रहता है, रिसीवेबल पाइल अप होता रहता है। हालांकि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कैश रिच है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि कैश रिच है। कंपनी के पास तो कैश एक्सेस होना चाहिए, और एक्सेस होने के बाद इसको कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस शुड हैव बीन द सिचुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है। एक और बात इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, दे आर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स वेरी मच। इनकी अगर आप लाइबिलिटी की सिचुएशन देखेंगे तो लाइबिलिटी की सिचुएशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। लाइबिलिटी की सिचुएशन में हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं आया, ठीक है। ये फर्क ना होने की वजह से हमारी फाइनेंस कॉस्ट में कोई खासी कमी नहीं आ रही। अब यहाँ पे हम पीएनएल को एनालाइज करते हैं। ये देखें, इंटरेस्ट पेएबल, मेरे इंटरेस्ट पेएबल में बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं आ पा रहा है। मेरा पैसा रिसीवेबल में पाइलअप है, रिसीवेबल में पाइलअप होने की वजह से मैं लोन्स की रीपेमेंट नहीं कर पा रहा, और लोन्स की रीपेमेंट ना करने की वजह से मेरी फाइनेंस कॉस्ट काफी बड़ी रहती है। रिसीवेबल हाई है, कैश कम है। ये मैं कीवर्ड्स में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा सेंटेंस लिखेंगे एग्जाम में। रिसीवेबल हाई है, कैश कम है, इसकी वजह से अनेबल टू पे लोन्स एंड फाइनेंस कॉस्ट इज कांस्टेंट। आपकी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे जो है वो काफी हद तक कम नहीं हो पा रही, काफी हद तक कम नहीं हो पा रही, ठीक है। ये हमारे पास सारा यहाँ पे, तो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली देखो, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस हमने फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा दोनों की यहाँ पे पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लिया, दोनों का यहाँ पे हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। हमने सेल्स वाली बात भी कर ली, हमने एवरेज सैलरीज इनकी ज्यादा है इसके बारे में भी हमने बात कर ली, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे की हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी यहाँ पे पूरी सूरत हाल जो है वो इस तरीके से है। लेकिन बिजनेस क्लास में देखो, ये एक स्ट्रेंथ का पॉइंट और आ सकता है, बिजनेस क्लास में हमारी प्रेफरेंस ज्यादा है। कंपेरेटर में बिजनेस क्लास का कॉम्पोजिशन 75 है, हमारे यहाँ पे 90 है। इंटरनेशनल में 74 है, लेकिन यहाँ पे 90 है। तो जो रीजनली बिजनेस ट्रैवलर्स हैं वो हमारी एयरलाइन को काफी हद तक पसंद करते हैं। लेकिन बहरहाल इससे हमें कोई खास ग्रोथ नहीं मिल पा रही, कोई हम इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इसका हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर खासा जो है वो इम्पैक्ट भी यहाँ पर जो है वो खासा आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या आता है? एक्सप्लेन द की फीचर्स ऑफ नो फ्रिल कॉस्ट स्ट्रैटेजी। सो यहाँ पे अगली चीज हम लिख लेते हैं, की फीचर्स ऑफ द नो फ्रिल कॉस्ट स्ट्रैटेजी। नो फ्रिल की जो कॉस्ट स्ट्रैटेजी है उसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। हाँ जी, कोई जहन में आती है आपकी चीज? किसी ने कुछ ड्राफ्ट किया उसके हवाले से? नो फ्रिल्स मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। नो फ्रिल्स के अंदर क्या सूरत हाल होती है, किस तरह से होता है नो फ्रिल्स? लो कॉस्ट एंड लो परसीव्ड बेनिफिट्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसके की फीचर्स क्या होते हैं? सर की फीचर्स ये होते हैं कि यहाँ पे आप हाई वॉल्यूम को टारगेट करते हैं, इधर आपका एक स्टैंडर्ड या बेसिक प्रोडक्ट होता है, कोई एडेड फीचर्स नहीं होते इसके, ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्राइस होती है, और यहाँ पे आपका टारगेट होता है टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप। इधर सारी गेम कॉस्ट लीडरशिप की होती है। जितनी कॉस्ट आपकी कम होगी उतना आप प्रॉफिट बना पाएंगे, जितनी आपकी यहाँ पे कॉस्ट कम होगी उतना आपका सेलिंग प्राइस कम होगा, और उतनी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो सकती है। क्यों?
क्योंकि जब आपकी कॉस्ट कम और सेलिंग प्राइस कम तो आपके वॉल्यूम्स हाई होंगे, इसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे हाई होगी। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स नो फ्रिल्स के ये होते हैं, यहाँ पे हाई वॉल्यूम होता है, स्टैंडर्ड और बेसिक प्रोडक्ट होता है, बेसिक सी प्राइसिंग होती है और आप कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। यानी हमारे सिनेरियो में अगर मैं एयरलाइन की बात करूं तो ये जो कॉस्ट लीडरशिप है इसके लिए ज्यादातर आपको टारगेट करना पड़ेगा ऑनलाइन या डायरेक्ट सेल्स को, एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पर आपको स्टाफ में, अगर जैसे वो पूछता है कि भाई कंपनी को क्या करना पड़ेगा ये अचीव करने के लिए, तो आपको स्टाफ में ऑप्टिमाइजेशन लानी पड़ेगी, यानी कि एज लो एज मच पॉसिबल स्टाफ, एज लो एज पॉसिबल स्टाफ होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पर आप अपनी ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर को कम करने की कोशिश करेंगे। ये एक नो फ्रिल कैटेगरी के अंदर बिजनेस करने का उसूल होता है कि आपको इस तरीके से ऑपरेट करना है, सही है। फिर कहते हैं सर नो फ्रिल्स कॉस्ट स्ट्रेटजी में मूव करने से हमारे लिए इनअप्रोप्रिएट क्यों है, व्हाई इज इट इनअप्रोप्रिएट कि हम नो फ्रिल्स कॉस्ट स्ट्रेटजी में मूव करें। व्हाई इनअप्रोप्रिएट फॉर ONA मूव टू नो फ्रिल्स। नो फ्रिल्स मूव करना क्यों इनअप्रोप्रिएट है ONA के लिए। सर सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये समझ में आती है कि जैसे ही आप अपनी कॉस्ट कम करोगे आपकी रेजिस्टेंस आएगी फ्रॉम द एम्प्लॉइज। जैसे ही आप बेनिफिट्स कम करोगे या आपका सर्विस लेवल रिड्यूस होगा, कस्टमर का परसेप्शन बनेगा कि भाई इधर सेफ्टी नहीं है, ये एयरलाइन अब बुरी हो चुकी है, हमारी सेफ्टी चली गई है। जो आपका रिपीट कस्टमर है उसको आप लूज कर देंगे, जो आपका लॉयल कस्टमर है जो बार बार आपके साथ ट्रैवल करता है उसको आप लूज कर देंगे। स्पेसिफिकली इसके अंदर आता है बिजनेस क्लास, जहां पर आपका प्रोपोर्शन तकरीबन 90% प्रोपोर्शन है। ये लॉयल कस्टमर आपका बिजनेस क्लास वाला आप लूज कर देंगे, ये लूज हो जाएगा अगर आप बेनिफिट्स यहाँ पे जो है वो कम करते हैं। और एट द सेम टाइम आपकी पूरी ब्रांडिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कंपनी अपना सारा कस्टमर बेस खो देगी एंड इट विल इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द कंपनी, डेथ ऑफ द कंपनी। क्योंकि ऐसी कोई डाइंग नीड नहीं आ गई है कि भाई एसेंशियल हो चुका है ये सारा चेंज लेके आना। कंपनी इज स्टिल अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, earning good profits and it's not like that the sky has fallen। ऐसा नहीं हुआ कि भाई सब कुछ गिर गिरा गया और सब कुछ खराब हो गया। रेप्यूटेशन आपकी रिस्क पे आ गई ना, बिल्कुल क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपका सबसे बड़ा यहाँ पे रेप्यूटेशन का रिस्क आ जाएगा। आपका सबसे बड़ा यहाँ पे रेप्यूटेशन का रिस्क आ जाएगा, आपकी रेप्यूटेशन बेसिकली यहाँ पे जो है वो डाउन हो जाएगी। सारा परसेप्शन ब्रांडिंग इतने टाइम की जो आपने गुडविल बनाई ये सारी गुडविल आपकी चली जाएगी। तो भाई इतना बड़ा सरमाया जाया करने की जरूरत नहीं है, दूसरे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस के बारे में सोचो। वो दूसरे स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या हैं ये पार्ट सी में पूछता है हमसे। इवैल्यूएट अदर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस दैट ONA शुड कंसिडर। अब इनके पास और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस क्या है। सर एक इनके पास स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है दैट दे स्टार्ट अ सब्सिडरी, और वो सब्सिडरी हो लो कॉस्ट नो फ्रिल बजट एयरलाइन।
सब्सिडरी हो बजट एयरलाइन, ठीक है ना, सब्सिडरी बजट एयरलाइन होनी चाहिए। जितना आप यहाँ पे जो है वो इसके अंदर करना चाहने कर ले। यहाँ पे आपका टारगेट होगा कि कॉस्ट कम हो, यहाँ पे आपका टारगेट होगा कि सेलिंग प्राइस कम हो, इधर आप टारगेट करेंगे कि आपका वॉल्यूम हाई हो और यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हाई हो। इस सब्सिडरी में आपका ये टारगेट होगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं विद अदर ऑनलाइन फॉर अदर रूट्स। यार मुश्किल है, कॉस्ट तो कंट्रोल नहीं आएगी ना, पायलट तो वही होगा जिसको आप मार्केट से ज्यादा पैसे दे रहे हो। स्ट्रेटेजिक अलायंस आपका वो पायलट तो नहीं चला जाएगा ना। एम्प्लॉय यूनियन को आप रेगुलेट तो नहीं कर सकते, यूनियन छोड़ने पे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अब तो आप अपना ऊपर वाला जो प्रीमियम ब्रांड है उसको तो कैरी कर रहे हैं। जब उसको कैरी कर रहे हैं, सब्सिडी बना रहे हैं, तो जरूरत नहीं है कि आप उसकी यूनियंस को तोड़ें। सही है, जो गोइंग फॉरवर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको बहरहाल जो है वो थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है कि वो यूनियन के लोग ना हो। एक और चीज, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रेजेंस, इस पर आपको करना चाहिए कोर फोकस। कोर फोकस कंपनी का यहाँ पर आप बात करें बिग डेटा की, कंपनी डेटा एनालिटिक्स टूल को इस्तेमाल करे और वेबसाइट के ऊपर जो डेटा मिल रहा है उसको एनालाइज करे। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो सारे कस्टमर्स को एनालाइज करे, या आपको रिपीट सेल्स में हेल्प करेगा। पूरा प्योर फोकस इनका ऑनलाइन के ऊपर चला जाए। डिजिटल मार्केटिंग, बिल्कुल सही बात है, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ये जाएं और कोशिश करें कि इनको ऑनलाइन चीजें मिले। कमीशन वाला मामला जो है वो कट होना चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वही बात हो गई, ठीक है। और आपका यहाँ पे कमीशन का जो स्ट्रक्चर है वो इधर कम से कम होना चाहिए, इसको आप रिड्यूस करो एज लो एज पॉसिबल। रहे थोड़ा बहुत रहे, कंप्यूटर का भी है, मसला नहीं है। और आप फालतू एक्सपेंसेस को यहाँ पे कट डाउन कर दो। जैसे कि प्रिंटिंग वाला था ना, ये पॉइंट आप, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक नहीं होगा, ये ऑपरेशनल होगा। लेकिन मैं वैसे ही आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, ये ऑपरेशनल मैटर है कि प्रिंटिंग का आप मामला जो है वो खत्म कर दें। स्ट्रेटेजिक मूव ये होगी कि जहां एक्सपेंसेस कम हो सकते हैं वहां कम कर लें। उसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे ये प्रिंटिंग वाला मामला हो गया, लेकिन फी नफसी इन एंड ऑफ इटसेल्फ प्रिंटिंग वाला मामला आपका जो है वो ऑपरेशनल मसला है, वो स्ट्रेटेजिक मसला नहीं है। स्ट्रेटेजिकली आप सब्सिडरी बना सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जिससे आपकी कमीशन वगैरह वाला सारा मामला कम हो। आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, बिग डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। कोर फोकस आपको प्राइसिंग, डिमांड, इन सब चीजों की प्लानिंग वगैरह, और जो प्राइसिंग है ना उसको अकॉर्डिंगली रेगुलेट करो आप डिमांड के तौर पे, कि अगर आपकी डिमांड रिलेटिवली ज्यादा आ रही है तो आप अपनी प्राइस को उस हिसाब से मैनेज करो। किसी टाइम पे अगर डिमांड कम है तो प्राइस को भी आप बेशक कम कर दो। तो ये जो आपका बिग डेटा वाला मामला है ना, big data will help you regulate your prices as per the anticipation of demand. अब मुझे बताओ, ये पूरा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया है, सारे पॉइंट्स लिखे हैं, कौन सा मैंने यहाँ पे जनरल पॉइंट लिखा है? सारी हमने स्पेसिफिक बातें की हैं। जब हम इनको जुमलों में लिखेंगे तो कंपनी के नाम के साथ लिखेंगे। हमने पूरा कंपनी का सिनेरियो डिस्कस किया है यहाँ पे। हमने सिवाय ये 4 नंबर का जो थ्योरी का पोर्शन था कि नो फ्रिल का मतलब क्या होता है, इसके की फीचर्स क्या होते हैं, उसके अलावा हमने सारी बातें यहाँ पे प्रैक्टिकल की हैं, एग्जैक्ट ऑन पॉइंट कंपनी की बात की है। और छोटा सा मैंने यहाँ पे एक नक्शा बना लिया था कि मुझे कंपनी समझ आ जाए कि कर क्या रहे हैं ये लोग। पूरी मैंने यहाँ पे ऑन पॉइंट बात की है कि यार कंपनी में क्या चल रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, क्या चीज उसके लिए अप्रोप्रिएट है, क्या चीज उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। ऐसे ड्राफ्ट करना है आपको क्वेश्चंस को। अगर इस तरह से आपने 10, 15, 20 क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर लिए, आपके लिए केस स्टडीज हैंडल करना मसला नहीं होगा। क्योंकि आप याद रखें, आपको ये सारी चीजें आती हैं। आपने वीएफडी पास किया हुआ है, आपने एसपीएम बीएमएस पास किया हुआ है, आपको ये सारी चीजें आती हैं। इट्स नॉट लाइक कि कहीं पे भी आपका कोई कॉन्सेप्चुअल लैकिंग है। कॉन्सेप्चुअल लैकिंग होती वो पर्चा नहीं निकलता आपका, आपको पर्चा निकल चुका है, आपने वो पास कर लिया है। फैजान कहते हैं सर ओवरऑल पॉइंट रिपीट कर दें लास्ट वाला। देखो, ये कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ऑनलाइन, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस से, सोशल मीडिया से ये पता चलता है कि भाई फ्लाइट्स की बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, जैसे होता है ना क्रिसमस के दिनों में, हैलोवीन के दिनों में, थैंक्सगिविंग के दिनों में
बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैवलिंग हो जाती है। तो वो ट्रैवल के दिनों में आपको अपना सोशल मीडिया से पता चल जाएगा, क्वेरीज आएंगी, लोग सवाल पूछ रहे होंगे, बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही होंगी, आपको समझ आ जाएगा डिमांड ज्यादा है कम है, क्या चीज क्या सिनेरियो चल रहा है। ये डिमांड्स की बेसिस के ऊपर आप अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत प्राइसिंग आप अपनी कम कर दें जब बहुत ज्यादा डिमांड आपको मिल रही है, थोड़ा बहुत उस जगह पे खेल जाए तो एक स्ट्रेटेजिक चेंज आ जाएगा। थोड़ा बहुत आप अपनी प्राइसिंग को बिग डेटा से रेगुलेट कर देंगे, आईटी टेक्नोलॉजी से रेगुलेट कर देंगे। ये मतलब है, समझ आया फैजान? इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। पहले सवाल को पढ़ो, एक छोटा सा इस तरह से अपने पास एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लो कि सवाल में बात क्या हो रही है, मोटी मोटी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसे आप अनस्ट्रक्चर्ड राइटिंग भी कह सकते हैं कि आपने एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चीजें लिख ली, उसके बाद फिर आपने जो पॉइंटर्स यहाँ से देख के बन सकते थे, यहीं पे देखो मैंने हाईलाइट कर लिए पढ़ते हुए, मेरा ये वाला पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस के लिए मैंने चीजों का प्लॉजिबल रिलेशनशिप बनाए, रेशियोज कैलकुलेट किए, काम ये कर करके प्रैक्टिस होगी, जितने सवाल किए होंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। तो 10 से 12 दिन MSc2 के लिए बहुत होते हैं, अभी भी आपके पास वो टाइम है। मैं इंशाल्लाह कमिंग वीकेंड को, जैसे आज संडे है ना, तो नेक्स्ट संडे में तुम लोगों का मॉक रखूंगा, नेक्स्ट संडे मॉक रखूंगा, तो मॉक में भी तुम लोग आके चीजें जो है वो कर सकते हो। लेकिन ये केस स्टडी जो है वो हमारी यहाँ पे मुकम्मल हो गई। दिस इज हाउ यू शुड राइट योर आंसर, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए।